स्वागत दोस्तों, आपका चैनल रेडी करके आगे सामने मोदी बचने के सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ बताएंगे दोस्तों। आखिरकार इंडियन यूथ कांग्रेस का पहला व्यक्ति निकला है जेल से बाहर। बताएंगे कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर में से कौन सा शेर बाहर आया है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। बताएंगे कौन से बड़े वकील के मैदान में उतरने के बाद स्थिति पूरी तरीके से युवा कांग्रेस के पक्ष में नजर आने लगा है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर केरला फाइल को लेकर बनाई गई दूसरी मूवी पर कोर्ट ने लगा दिया बैन। तो इसके बाद प्रियंका गांधी की ओर से भी आया है बयान। बताएंगे उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, और कैसे डायरेक्टर को जमकर फटकार लगाई गई है। इसी के साथ में अमित शाह जिस बात की कर रहे थे तैयारी, मामला एकदम उल्टा पड़ गया दोस्तों। बताएंगे कौन है दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ देने का कर दिया है ऐलान, और शंकराचार्य मुक्तेश्वर सरस्वती से जुड़ी हुई पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों तो दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस यानी युवा मोर्चा के लोगों के द्वारा किए गए जोरदार तरीके के विरोध के बाद जब जेल भेजा गया, तब ये तय हो गया था कि जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है। और अब एक एक करके युवा कांग्रेस के लोगों के जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की एकजुटता को दिखाता है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 20 तारीख को इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा किए गए जोरदार तरीके के प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से छापेमारियां की गई और जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई दोस्तों, टी शर्ट मिलने पर, बैनर पोस्टर मिलने पर जो गिरफ्तारियां की गई और दावा किया गया कि यह बहुत बड़ी साजिश हो सकती है पूरे मामले को लेकर, एक और कांग्रेस पार्टी ने सीधे टक्कर देने का फैसला लिया। तो दूसरी ओर अब वकीलों ने भी अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया है दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी ने दिग्गज वकीलों की फौज मैदान में उतारनी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिव को 4 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत पर भेजा गया था दोस्तों। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की पुलिस के साथ में दिल्ली पुलिस का जोरदार तरीके का संघर्ष हुआ था। अब जो अपडेट आ रही है दोस्तों वो ये कि कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के बब्बर शेर, जिनको राहुल गांधी पुकारते हैं, ऐसे युवा मोर्चा के महासचिव निगम भंडारी को बड़ी राहत मिली है दोस्तों। निगम भंडारी को आखिरकार जेल से छोड़ दिया गया है। जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है और 24 मार्च तक इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी दोस्तों। 24 मार्च के बाद इनकी जमानत को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। कुल मिलाकर कोर्ट में जाकर पुलिस वाले बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत सबूत है, लेकिन एक भी सबूत नहीं दे रहे दोस्तों, जिसके बाद कोर्ट के पास और कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने छोड़ दिया और इंतरिम आदेश जारी किया गया है। और आने वाले 24 तारीख को हो सकता है कि पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाए और 24 मार्च तक इनके ऊपर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे में दोस्तों इससे पहले तो कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के नॉर्मल वकील केस लड़ रहे थे, लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया है दोस्तों, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अब पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को छुड़ाना शुरू कर दिया है। और पहले नेता जेल से बाहर आए हैं युवा कांग्रेस के नेता, तो ये राहत मिली है दोस्तों। धीरे करके और भी नेता जेल से बाहर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी बब्बर शेर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर तरीके से विचारधारा की लड़ाई के लिए समर्पित है दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी लीगल सेल पूरे मामले पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि धीरे करके कांग्रेस पार्टी के सारे युवा मोर्चा के बब्बर शेर जेल से बाहर आएंगे और राहुल गांधी ने पूरी तरीके से इस बात के संकेत दे दिए हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर केरला स्टोरी लाकर यानी केरला स्टोरी पहली मूवी लाकर जिस तरीके से पैसे कमाए गए और समाज में विद्वेष फैलाया गया, पार्ट 2 लाकर भी पैसा कमाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बीच में ही कोर्ट ने रोक दिया और अब प्रियंका गांधी का इस पूरे मामले पर बयान सामने आया दोस्तों। पहली बार प्रियंका गांधी बोली है, उन्होंने कहा कि हालांकि लोगों को अपनी बात कहने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन बेहतर यह होगा कि ऐसी चीजें देश के अंदर बनाई जानी चाहिए जिससे लोगों के बीच में खुशी और शांति और प्रेम और कल्याण को बढ़ावा मिल सके। यानी ऐसी चीजें आगे बढ़नी चाहिए जिससे देश के अंदर सुख शांति फैले, ना कि अशांति फैलाई जाए। वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि लोगों को अपनी बातें बोलने की इजाजत, और इसके बाद जो दोस्तों वो बातें बोल रही है, समझ में आता है कि कहीं ना कहीं धर्म जाति के बीच में विद्वेष आपसी मतभेद फैलाने से बेहतर देश के अंदर शांति स्थापित करने वाली चीजें की जानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी ने एकदम सही बात बोली है दोस्तों, केरल हाईकोर्ट ने इस पूरी फिल्म के ऊपर रोक लगा दी है और भाजपा सरकार के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी को कहा है कि वो दोबारा से इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करे और दोबारा से मूवी को देखे कैसे इस फिल्म को रिलीज करने की इजाजत दे दी गई। ऐसे में दोस्तों 15 दिनों की रोक लगाई गई है। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि फिल्म को जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो सोच समझकर दिया जाना चाहिए, लेकिन आनंद फानन में दिया गया। उन्होंने नाराजगी भी जताई है कि यह कैसे फिल्म को सर्टिफिकेट दिया गया है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी हलचलें तेज हो गई है दोस्तों। अमित शाह को लग रहा था कि अमित शाह तमिलनाडु की राजनीति को साथ लेंगे और एआईएडीएमके पार्टी में जितने नेता अलग हुए हैं उन सबको एकजुट करके एआईएडीएमके को एकजुट करके डीएमके के खिलाफ लड़ाई लड़वाएंगे और जितने भी डीएमके के खिलाफ वोट है उनको एकजुट कर लिया जाएगा। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है दोस्तों वो ये कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम ने फैसला लिया है कि वो डीएमके पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की पार्टी में
शामिल होंगे, यानी एनडीए गठबंधन को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे दोस्तों। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एआईएडीएमके की पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के तौर पर इनको आगे किया गया था और ये तमिलनाडु में मुख्यमंत्री रहे हैं 1.5 साल के आसपास और इनको मुख्यमंत्री बनाया था खुद जयललिता जी ने। तो इसके कारण एक बात पार्टी के अंदर मैसेज रहता है कि पनीरसेल्वम को लेकर पार्टी को एकजुट रहना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों पनीरसेल्वम ने अब जो फैसला लिया है कि वो डीएमके के साथ जाएंगे, ये एआईएडीएमके के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह जो राजनीति कर रहे थे जाकर तमिलनाडु में वो पूरी तरीके से फेल हो गया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें केरल के अंदर सर्वे आते हैं और सर्वे में बीजेपी को पूरी तरीके से ध्वस्त बताया जाता है। जो अपडेट है वो ये की लोक पोल ओपिनियन पोल का एक सर्वे सामने आता है दोस्तों। इस सर्वे के अंदर बताया गया है कि लेफ्ट पार्टी जबरदस्त तरीके से चुनाव हार रही है दोस्तों, और लेफ्ट पार्टी अपने साथ में एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को भी डुबा रही है। और यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा सीटें किसी पार्टी को मिल रही है दोस्तों, गठबंधन को मिल रहा है, तो वो यूडीएफ गठबंधन है, यानी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 81 से 86 सीटें मिल रही है और 43% से 45% के आसपास वोट शेयर मिल रहा है। जबकि एनडीए गठबंधन 13 से 15% वोट शेयर के साथ में निपट जाएगा और 0 से 2 सीटें यानी एकदम सीटें नहीं मिलेगी या फिर मुश्किल से 2 सीटें मिल सकती है। वहीं पर लेफ्ट पार्टी की बात करें तो लगभग 51 से 59 सीटों का आंकड़ा बताया जा रहा है दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति केरला के अंदर पूरी तरीके से यूडीएफ के समर्थन में, कांग्रेस पार्टी गठबंधन के समर्थन में बन चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर भी सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर स्वामी अविमुक्तेशानंद सरस्वती से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि उनकी गिरफ्तारी पर आखिरकार रोक लगा दी गई है। जो अपडेट है वो ये कि स्वामी अविमुक्तेशानंद सरस्वती के ऊपर आरोप लगाया गया था, यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। वो खुद हाईकोर्ट पहुंचे अपने वकील के साथ में और इसके बाद उनको बड़ी राहत दी गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस के सिन्हा कर रहे थे, जेके सिन्हा कर रहे थे और सुनवाई के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेशानंद सरस्वती की ओर से आशुतोष ब्रह्मचारी की क्रिमिनल हिस्ट्री को बताया गया। इस दौरान हाईकोर्ट की ओर से पुलिस से सवाल किया गया कि पीड़ित बच्चे कहां हैं। इस पर पुलिस की ओर से कोर्ट में जानकारी दी गई। शंकराचार्य की ओर से मामले में नाबालिग बटकों के यौन शोषण के मामले में दलील दी गई दोस्तों। इसमें एक बालिग है, उसके मार्कशीट का आधार पर बालिग होने की बात कही गई है। हालांकि आशुतोष ब्रह्मचारी पहले ही इस मामले में कह चुके हैं कि एक नाबालिग बटुक अब बालिग हो चुका है। इस मामले में सामने सब जो बातें आ रही है दोस्तों, उसके बाद स्वामी अविमुक्तेशानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत दे दी गई है। अपर महाअधिवक्ता की ओर से इस मामले में पक्ष रखा गया है। सरकार की ओर से याचिका में पोषणीयता पर सवाल उठाए गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों याचिकाकर्ता जो आशुतोष ब्रह्मचारी है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये बात सबको पता है। और इसके बाद अब शंकराचार्य को कैसे फंसाया जा रहा है पूरी जानकारी है दोस्तों। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली के शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में बरी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा और आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाए, तो इन लोगों ने हमारी पार्टी के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था और दिल्ली के चुनाव दोबारा से कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा से चुनाव कराए गए तो बीजेपी वाले 10 सीटें दिल्ली में नहीं जीत पाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि आज मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया। अमित शाह ने हमारे इतने केस बनाए हैं, हमारे पीछे ईडी, सीबीआई, पुलिस छोड़ दी गई है। एक समय आम आदमी पार्टी के टॉप 5 नेता जेल में थे, लेकिन इसके बावजूद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बीजेपी ने पिछले 4 साल में शराब घोटाला शब्द का खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि सारी संस्थानों, अथॉरिटियों को धमकाया जा रहा है और हमारे पीछे सारी संस्थानें लगा दी गई है, सारे कोर्ट कचहरी लगा दिए गए हैं, लेकिन ये लोग हमें कुछ भी नहीं कर पाए और आगे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग सत्य के साथ में खड़े हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। बीजेपी के लोग इस पर शांत बैठे हुए हैं दोस्तों। और राहुल गांधी को भी 2 दिनों पहले हरियाणा और पंजाब की हाईकोर्ट के द्वारा राहत दी गई थी। उनको भी एक मामले में राहत दी गई थी दोस्तों, जिस पर राहुल गांधी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की तारीफ की और कहा कि इनसे भारत को 30 साल के आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जाने में हमको मदद मिली। भारत के विकास की तारीफ करते उन्होंने यह भी कहा कि देश में आर्थिक विकास करने और आगे बढ़ने की जबरदस्त क्षमता देश के अंदर है। और दिल्ली में पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह मेमोरियल लेक्चर के दौरान अपने भाषण में एंजेला मार्केल ने कहा कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद
भारत ने पिछले कुछ सालों में अच्छा विकास हासिल किया है। 5% से ज्यादा का ग्रोथ रेट रहा है और उन्होंने मनमोहन सिंह जी की जमकर तारीफ की है। दोस्तों, मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी, जिस कारण से दोनों नेताओं ने कई तरीके के फैसले भारत और जर्मनी को लेकर लिए दोस्तों, और इसका फायदा दोनों पार्टियों को, दोनों सरकारों को मिला दोस्तों, और दोनों सरकारों ने आम जनता को फायदा पहुंचाया। जर्मनी भारत दोनों मिलकर आगे बढ़े और विकास दर की भी चर्चा उन्होंने की है। जब एंजेला मार्केल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिला करती थी तो हमेशा विकास की बातें करते थे, और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने उनको याद किया है, मनमोहन सिंह जी को याद किया है। दोस्तों, पहला समारोह हुआ था मनमोहन सिंह जी को याद करते हुए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अरविंद केजरीवाल वाले मामले को लेकर कांग्रेस के नेता गुरदीप सिंह सपल ने एक बयान दिया है। दोस्तों, गुरदीप सिंह सपल जो कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज है, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर ट्रायल कोर्ट ने आरोप खारिज कर दिए। केजरीवाल रो भी पड़े। इसे अगर स्वाभाविक फीलिंग की तरह देखा जाना चाहिए तो बेमतलब गुनाहगार साबित होने पर पीड़ा जरूर होती है। यही जाहिर है उनके इस बात से, यानी उनके रोने से पता चल रहा है कि उनको जबरदस्ती का फंसाया गया था। लेकिन ये पीड़ा क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल की है? क्या ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और शीला दीक्षित ने महसूस नहीं की होगी उन्हें, जिन्हें केजरीवाल ने केवल प्रोपोगेंडा के खातिर खूब बदनाम किया, मीडिया ट्रायल किया, झूठे आरोप लगाए, नकली मसीहा, खोखले लोकपाल, अब सबका प्रपंच रचा। सब लोग जानते हैं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति कांग्रेस पार्टी के विरोध में ही रही है और कांग्रेस के नेताओं को लेकर कैसी भद्दी भद्दी बातें अरविंद केजरीवाल ने अपने टाइम में बोली थी, और उसके बाद जब अब बीजेपी के चंगुल में फंसे हैं तो वो रोते हुए कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिशें चल रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कर्म जो होता है वो किसी का पीछा नहीं छोड़ता, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को अब एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने शीला दीक्षित को लेकर जिस तरीके से, जिस निचले स्तर पर उतरकर राजनीति की थी, आज उनको इसका सबक मिल रहा है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता गुरदीप सिंह सपल कहते हैं कि मोदी सरकार तो जांच एजेंसियों को शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है, जहां चुनाव वहां ईडी। उसकी शतरंज की बिसात पर विपक्षी पक्ष का सिर्फ एक व्यक्ति स्थायी है, राहुल गांधी, यानी विपक्ष के अन्य नेताओं पर तो एक्शन चलते रहते हैं और चुनाव आते हैं तो तेज कर दिए जाते हैं। अमूमन वैसे शांति से माहौल चल रहा होता है, लेकिन एक बंदा जो उनके टारगेट पर है, एक व्यक्ति, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को तो ये लोग 24 घंटे 7 दिन टारगेट करते हैं, और इसलिए कोर्ट के इस निर्णय पर आंसू, ठीक बात है, सारे नेताओं के होने चाहिए। अगर कोई निर्दोष है तो उसके आंसू जरूर निकलेंगे, लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि अनैतिक साधनों से नैतिक लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। ये बात अरविंद केजरीवाल को समझनी चाहिए। गांधी एक और बात बोलते थे और जोर देते थे, वो कहते थे कि कथनी, करनी और व्यवहार का सामंजस्य होना चाहिए, यानी सभी बातें एक तरीके की होनी चाहिए। यानी अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की कांग्रेस को लेकर गंदी राजनीति करते थे दोस्तों, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने में भी हिचकिचा रही है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी में से एक माने जाने वाले मुख्य सलाहकार पूर्व आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी को 1 वर्ष सेवा का विस्तार मिला है दोस्तों, यानी रिटायरमेंट के बाद उनको बार बार 1-1 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। इससे समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में ये कितने बड़े व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं दोस्तों। इनको बार बार 1-1 साल का एक्सटेंशन मिल जाना अपने आप में पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार के तौर पर अवनीश अवस्थी को अगले चुनाव तक रखा जा रहा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेता ने कहा कि आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों को बरी कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग गुजरात और पंजाब के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को इन 2 क्षेत्रों में बढ़ाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बना रहे। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी एक इच्छाधारी नाग है जो सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए अपना रूप बदलती रहती है। खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी कोई राजनीतिक दल नहीं है बल्कि एक इच्छाधारी नाग है जिसके पास रूप बदलने की शक्ति होती है। उसका एक ही जुनूनी लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी को हराना है और कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। इस लक्ष्य के लिए वो किसी भी तरीके के किसी भी स्तर पर गिर सकती है। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जहर उगला और अब नरेंद्र मोदी स्वयं उसकी प्रशंसा करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी पर वार करने के लिए टीएमसी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इनको कार्रवाई करनी है, कांग्रेस पार्टी को इनको हराना है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इनके लिए सबसे बड़ा सूल बना हुआ है। इसीलिए ये लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन नेताओं को भी आगे करते हैं जिनसे ये दुश्मनी दिखाने का नाटक करते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल को जो छोड़ा जा रहा है वो केवल और केवल गुजरात और पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाकर कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी करके बीजेपी को दोनों राज्यों के अंदर सत्ता तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी युवाओं की आवाज दबाने की एक साजिश है। ये तानाशाही सोच याद रखे और हर अन्याय के खिलाफ देश के युवा लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरेगा और अपना विरोध दर्ज करवाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी की ओर से इस पूरे मामले पर आगे कहा गया कि उदय भानु चिब ने कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने युवाओं के हक की लड़ाई लड़ी, वे बहुत जल्द बाहर होंगे क्योंकि सच और संघर्ष को कैद नहीं किया जा सकता। यूथ कांग्रेस के लिए पूरा देश खड़ा है और आगे भी लड़ता रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली के राउत रेवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया 23 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया। हालांकि इस मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है, लेकिन चैलेंज तो हाईकोर्ट में होगा, उससे पहले ये जो मुक्ति दी गई है दोस्तों, इस मामले को लेकर अब अरविंद केजरीवाल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो बातें बोली है, इस पर अब अन्ना हजारे की ओर से भी बयान आया है। अन्ना हजारे कहते हैं कि हमारा देश अपनी न्यायिक और सुरक्षा प्रणालियों की ताकत पर चलता है। विविध दलों, जातियों, धर्मों और समुदाय वाला इतना बड़ा राष्ट्र होने के बावजूद न्यायपालिका के कारण ही सुचारू रूप से देश आगे बढ़ता है। इसके बिना अराजकता और अशांति फैल जाएगी। मैंने अरविंद केजरीवाल के बारे में पहले जो भी कहा तब न्यायालय के आदेश नहीं आया हुआ था। अब न्यायालय के निर्णय के बाद अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। केजरीवाल के द्वारा बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर अन्ना हजारे ने कहा कि उनका मामला है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहते अन्ना हजारे दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हैं और आपने बहुत कम ही देखा होगा जब अन्ना हजारे में हिम्मत हो कि वो बीजेपी की आलोचना करे। कई बार आलोचना थोड़ी बहुत दबे सुर में करते भी हैं, बाद में उनको पता चल जाता है कि बीजेपी की सरकार के अंतर्गत रह रहे हैं। और ऐसे में अन्ना हजारे जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रात दिन बयान देते थे दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ इनके मन से एक बात नहीं निकलती है, मुंह से एक बात नहीं निकलती। अगर आप भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की इमेज खराब करने के लिए दिल्ली चुनाव से पहले इसमें योगदान अन्ना हजारे का भी था, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इस वर्ष हरियाणा के समालखा में 13 मार्च से 15 मार्च तक आयोजित होने जा रही है। संघ की दृष्टि से सर्वोच्च निर्णय की इकाई की बैठक में यह फैसला होगा। बैठक में वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य पर चर्चा के साथ साथ संगठन में कई बदलाव किए जाएंगे। संघ शिक्षा वर्ग और कार्यकर्ता विकास वर्ग सहित प्रशिक्षण वर्गों की योजना पर विचार करने के साथ साथ संघ के संगठन में कई बदलाव किए जाएंगे। कौन से फैसले हो सकते हैं, इस बारे में मीडिया में कुछ रिपोर्टें छपी है, जिससे पता चल रहा है कि आरएसएस के 45 प्रांत हैं और 11 क्षेत्र हैं। संघ 11 क्षेत्र को घटाकर 9 क्षेत्र में तब्दील करेगा और इस बारे में गहराई से सोचा जा रहा है। 45 जो प्रांत है उसे संघ राज्य प्रचारक के संबंध में सोच रहा है। संघ एक नई व्यवस्था और संभाग प्रचारक को नियुक्त करने संबंध में सोच रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों कई बदलाव के बारे में विचार किया जा रहा है। देखते हैं इस बदलाव से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें तमिलनाडु के सुपरस्टार थालापति विजय की पत्नी संगीता ने 24 फरवरी 2026 को चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट के अंदर तलाक के लिए याचिका दायर की है। याचिका में विजय पर एक एक्ट्रेस के साथ में अवैध संबंध के आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करके केस को फैमिली वेलफेयर कमेटी में भेज दिया है। दंपति पिछले 2 सालों से अलग रह रहे हैं और दोनों की शादी 1999 में हुई थी और 27 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों थालापति विजय क्योंकि राजनीति में आ रहे हैं और उनके ऊपर उनकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं, तो ये मामला राजनीति का भी एक मुद्दा बनेगा और इस पर जोर शोर से थालापति विजय पर दबाव बनाया जाएगा। ऐसे में देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या डीएमके पूरे मामले पर थालापति विजय को जमकर निशाने पर लेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी थालापति विजय को इस मामले पर साथ में लाने की कोशिश करेगी। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमिलनाडु में एक फेज में चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि इस पर आखिरी फैसला जल्द करेंगे। सीसी ने कहा कि तमिलनाडु इलेक्शन में रिकॉर्ड बनेगा और बिहार से भी बेहतर यहाँ पर रिकॉर्ड बनेगा वोटिंग परसेंटेज का। राज्य के सभी वोटरों से आने वाले विधानसभा चुनावों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की अपील की गई है। दोस्तों ऐसे में SIR को लेकर भी कहा गया है कि तकरीबन 5 करोड़ 67 लाख वोटर है और 75,000 पोलिंग स्टेशन होंगे। 44,000 ग्रामीण इलाकों के अंदर होने वाला है पूरा चुनाव और इस तरीके से अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों लोगों से जोर शोर से पूरे मामले पर शामिल होने के लिए, चुनाव में शामिल होने के लिए अपील की जा रही है। अब देखते हैं इस पूरे अभियान को किस तरीके का समर्थन मिलता है दोस्तों जनता का। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 2024 के भूस्खलन के मामले को लेकर पीड़ितों के पास जाकर उनको न्याय देने की कोशिश की है। 100 घरों की आधारशिला कांग्रेस पार्टी ने रखी है, यानी कांग्रेस पार्टी अपने फंड से, पार्टी फंड से 100 घर
घर बनाकर लोगों को बांटेगी, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल लगभग 1100 वर्ग फुट के आसपास है और भूमि का क्षेत्रफल 8 सेंट होगा। यानी अच्छा खासा बड़ा एरिया लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी भूस्खलन के कारण लोगों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों, बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अमित शाह के मंत्रालय के द्वारा ऐसा कोई राहत नहीं पहुंचाया गया जिसकी उम्मीद प्रियंका गांधी कर रही थी। और अब कांग्रेस पार्टी खुद के पार्टी फंड से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, 100 घर बना के देना बहुत बड़ी बात है और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की राज्य में सरकार बनी तो जरूर आसपास के लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। ऐसे में वायनाड के अंदर जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी, तो स्थिति पूरी तरीके से क्षेत्र के अंदर पलटेगी। अब देखते हैं वायनाड के लोग क्या सोच विचार करते हैं, क्या वो बदलाव करने के लिए आगे आएंगे। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पूरी की पूरी सरकार तो शेमलेस है ही। लगता है जय शाह के पापा सेंसलेस हो गए हैं। कन्हैया कुमार ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले दिल्ली पुलिस ने एआई समिट में यूएस ट्रेड डील के विरोध में शर्टलेस प्रदर्शन करने के चलते यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सहित कई साथियों को गिरफ्तार किया गया। अब जेएनयू के वाइस चांसलर की जातिवादी मानसिकता का विरोध करने के चलते अध्यक्ष सहित कई विद्यार्थी को गिरफ्तार किया गया है। इसको कहते हैं विनाशकाल विपरीत बुद्धि। यानी पूरी तरीके से दोस्तों जिस तरीके का रवैया देश के अंदर चल रहा है और जिस तरीके से छात्रों को मुद्दे उठाने पर, यानी अगर कोई वाइस चांसलर अपनी जातिवादी मानसिकता दिखाएगा तो उसका डंके की चोट पर विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध करने वाले लोगों को जेल में भेजकर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा तंत्र सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है ऐसे जातिवादी मानसिकता वाले व्यक्ति को। आप लोगों की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी की लड़ाई बंगाल के अंदर दोस्तों सड़कों पर आ गई है। बंगाल बीजेपी में तगड़ी गुटबाजी चल रही है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार या शामिक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी के बीच में झगड़ा दिल्ली तक पहुंच गया है। बंगाल बीजेपी जिला स्तर के नेताओं के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। आखिर ये गुटबाजी बीजेपी के अंदर क्यों बढ़ा है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने बाहर से लाकर, तृणमूल कांग्रेस से लाकर अपने नेताओं के ऊपर थोप दिया दोस्तों, जिस कारण से नेता विरोध करते हैं और शुभेंदु अधिकारी पूरी तरीके से बीजेपी पर कंट्रोल चाहते हैं। और अमित शाह का पूरा हाथ है शुभेंदु अधिकारी पर और पार्टी चाहती है कि उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी मिले, उन्हीं लोगों को पार्टी में आगे जाने का मौका मिले जो लोग पार्टी के असली कार्यकर्ता है। तो ऐसे में पहले घोष को अलग थलग कर दिया गया था दोस्तों, दिलीप घोष को। उसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी के चक्कर में पार्टी के जो अपने खुद के कार्यकर्ता उनको अलग थलग किया जा रहा है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।